तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की जीत का जश्न। महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दुनिया भर में लैंगिक समानता की थीम पर महिला दिवस। आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? क्या है 8 मार्च पर महिला दिवस का ऐतिहासिक इतिहास? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या है खास महत्व? 8 मार्च यानी कि आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। हर साल 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार को दर्शाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है और इस बार का विषय है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी। इस बार की थीम में लैंगिक समानता के ऊपर जोर दिया गया है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में लैंगिक समानता को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और लोग इस विषय पर काफी सचेत हो गए हैं। महिलाओं को जो लैंगिकता का, समानता का जो बोल रहे हैं, उनको महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है आज भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि महिला दिवस जो हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसमें सभी महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्हें भी हर जगह स्वतंत्र होकर काम करने का वो होना चाहिए और उनको जहाँ भी वो जाती हैं, रहती हैं, उनको फ्री सुरक्षा रहनी चाहिए। जैसे कि बाहर के देशों में होता है, वो कहीं भी आए जाएं निर्भीक होकर। महिलाओं को फ्रीडम देनी चाहिए और समानता का अधिकार उनको मिलना चाहिए। महिला दिवस मना जरूर रहे हैं, वैसे तो पूरे दिवस महिलाओं के ही होते हैं, लेकिन महिला दिवस मना के क्या सरकारें साबित करना चाहती हैं? क्या सरकारें वो सम्मान देती हैं महिलाओं को जो महिलाओं को मिलना चाहिए? बात तो करती हैं सारी सरकारें महिलाओं की, लेकिन जब काम की बात आती है या कहीं सम्मान देने की बात आती है या उचित पद देने की बात आती है, वहाँ मुझे महिलाओं को सम्मान कहीं नहीं दिखता। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के बारे में और क्या है इसका महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व के बारे में महिलाओं को सम्मान और प्यार देने को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसी चीजों को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए इस दिन का काफी महत्व है। महिला दिवस की जब बात की जा रही है और 8 मार्च को जब महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो मुझे याद आता है कि सशक्तिकरण जो है महिलाओं का, वो बहुत समय से चला आ रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस पर पहल भी चालू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सशक्तिकरण के लिए और भी बहुत सारी नए नए पहल चालू होते रहते हैं। तो इसमें जो देश है उसको एक दिन ऐसा याद आता है जब उसको सारी महिलाओं के सशक्तिकरण की जो वो है महत्व है, उसका वो लोग ध्यान देते हैं कि हाँ, हमारी जो महिलाएं हैं वो और सशक्त होती जा रही हैं और सशक्त होती जा रही हैं। मुझे लगता है महिला और पुरुष को एक समांतर रूप से देखना चाहिए। जितना पुरुषों का इस में महत्व है, उतना ही महिलाओं का भी है। बराबर चीजें चलती हैं, दोनों चीजें बराबर चलती हैं। हर चीज में हम देखें तो आधा प्रतिशत दोनों में होता है। तो जितनी महत्ता पुरुषों को दी जाती है, उतनी महत्ता महिलाओं को भी दी जानी चाहिए। एक दिन महिला दिवस है तो उसी दिन सबके लिए अच्छा बोलना, सबको विश करना, ये कोई बात नहीं होती है। एक्चुअल जिंदगी में दोनों को एक समान अधिकार देना और एक मतलब दोनों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कोई डिफरेंशिएट नहीं करना कि हाँ ये लड़की है तो इसको ऐसे रखना है, ये लड़का है इसको ऐसे रखना है। दोनों को सेम वो मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सोसाइटी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वही ये सारी चीजों का जन्म देती है कि ये लड़का है ये लड़की है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास और इसके शुरुआती महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा। साल 1908 में हुआ था महिला दिवस को लेकर जन आंदोलन। 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में किया था प्रदर्शन। महिलाओं ने मार्च निकालकर की थी नौकरी में कम घंटों की मांग, बेहतर वेतन और मतदान करने का अधिकार का उठाया था मुद्दा। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने लिया फैसला। 8 मार्च के दिन पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया।
फिलहाल भारत समेत दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार समलैंगिक समानता की थीम मना रही है। कई देशों में इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई। रूस और दूसरे कई देशों में इस दिन के आसपास फूलों की कीमत में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस दौरान महिला और पुरुष एक दूसरे को फूल दे रहे हैं। वहीं चीन में ज्यादातर दफ्तरों में महिलाओं को आधे दिन की छुट्टी दी गई है। अमेरिका में मार्च का महीना विमेन्स हिस्ट्री मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है। स्पेशल प्रोग्राम डेस्क IND24। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। मेरे होने से है ये कायनात जवान, जिंदगी की हंसी हकीकत हूं मैं, सुन ले ए दुनिया औरत हूं मैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे आज महिला दिवस को लेकर। जेंडर इक्वालिटी की थीम रखी गई है, लेकिन क्या हम जेंडर इक्वालिटी को लेकर उतने सचेत हो पाए हैं? आखिर कब तक हम अलग अलग थीम के जरिए नारी के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करते रहेंगे? आखिर कब समानता की बात होगी और कैसे इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भागीदारी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्मिता गर्ग जुड़ रही हैं, आप टीवी अभिनेत्री हैं। हमारे साथ प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी हैं, ADG हैं आप महिला सुरक्षा शाखा से, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे भावना डेहरिया जी जुड़ रही हैं, पर्वतारोही हैं आप। और हमारे बीच में अर्चना सहाय जी हैं, डायरेक्टर हैं चाइल्ड लाइन से, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत अर्चना जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि चाइल्ड लाइन से आप जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि सशक्त बनने के लिए, बेहतर जीवन के लिए शुरुआत जो है वो बचपन से होनी चाहिए। जब नींव अच्छी होती है तो इमारत अच्छी होती है। लेकिन उसके लिए क्या लगता है आपको कि परिवार का कितना रोल होना चाहिए? और परिवार में सिर्फ किसी एक का नहीं या माता पिता का नहीं, बल्कि अगर हम देखें जो रूढ़िवादी सोच कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, उसके लिए क्या लगता है कितना काम करना भी बाकी है? सही कहा आपने कि काम बहुत करना बाकी है, क्योंकि परिवार जो है सिर्फ माता पिता से नहीं है। परिवार एक्सटेंडेड फैमिली भी है, बुआ है, मामी है, चाची है, और वो जो लड़की जिस घर में पल रही है और वहाँ वो समानता नहीं देख रही है, अपने घर के ही अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को या अपनी और भी जो रिश्तेदार हैं उनको, उनका जो सम्मान होते हुए जो नहीं देख रही है, तो वो अपने आप में एक कुंठा सी पाल लेती है कि यही जीवन है। और कभी जब उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटती है गैर बराबरी की, तो वो कभी आवाज नहीं उठाती है, क्योंकि उसे लगता है ये होता ही है और ये तो नॉर्मल है। तो इसीलिए जब लड़कियां घर में ही सशक्त नहीं हो पाती हैं, रिश्तों को नहीं समझ पाती हैं और वो जो गैर बराबरी को वो गैर बराबरी के नज़र से नहीं देखती हैं, तो आने वाले जीवन में उनको काफ़ी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती हैं कि, क्योंकि कई बार हमने देखा कि चाइल्ड हेल्पलाइन में, जो कि अभी कोरोना के बाद से बहुत सारे ऐसे बच्चे आए, खासतौर पर लड़कियां, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को देखा और उन्होंने कहा कि 24 घंटे पिता का साथ रहना हमने नहीं देखा था। और पिता इतने मतलब गुस्से वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कम समय तक मिल पाते थे, लेकिन अब हम उनको 24 घंटे देख रहे हैं, तो वो आदत नहीं है और वो गैर बराबरी उनको दिखना शुरू हो रही है कि मेरी माँ के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है या मेरे और भी महिलाओं के साथ क्या। तो वो उसी तरीके से अपने आप को देख रहे हैं कि क्या मेरा फ्यूचर भी ऐसा ही है। तो वो सवाल कई बार वो 1098 हेल्पलाइन पे फोन करके पूछते हैं कि वेयर आई एम, मैं कौन हूँ, मतलब मेरा अपना वजूद क्या है। तो जब वो अपने वजूद को खोजने की शुरुआत करती हैं, जब उनको घर पे ही समझ में आता है, तब वो अपने जो सारी समस्याओं को समझ जाती हैं और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। और जैसा कि हमने कहा कि परिवार सशक्त होना चाहिए, परिवार अधिकारों की लड़ाई लड़े। और अगर हम बात करें, हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए तो पड़ोसी भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है परिवार का। कई बार परिवार जो है वो बढ़ावा देते हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो पीछे खींचने का काम करते हैं कि बेटियों को बाहर मत भेजिए, या फिर बेटी पैदा होने पर बहुत ज्यादा खुशियां नहीं समझी जाती हैं, बेटे को आज भी उतना महत्व दिया जाता है। चूंकि प्रज्ञा जी
स्पेशली आप जिस फील्ड से हैं और जिस तरीके से आपने अपनी शुरुआत करी, बेहतर है अगर हम ये जानें कि उस जगह पर किस तरीके का माहौल होता है, उसमें क्या वाकई कुछ हर्डल्स होते हैं, क्योंकि पुरुषों के काम को लेकर अब ऐसा हो गया है कि बीएसएफ में भी महिलाओं को आगे आने की बात कही जा रही है, वहां पर भी उन्हें जगह दी जा रही है, लेकिन पहले तक ये जो गैर बराबरी की बात थी, फिजिकली भी अगर हम बात करें उतना स्ट्रांग ना मानना या बाकी चीजें, तो क्या लगता है आपको कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है और उस वक्त वो जो पेन, वो बाकी सारी चीजें, वो दर्द, अगर वो शक्ति उसमें है तो बाकी जगह ये गैर बराबरी की सोच क्यों रही अब तक? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। बिल्कुल सही बात है ये। जब मैं 30 साल हो गए मुझे इस सर्विस में, जब मैं नौकरी में आई थी तब के माहौल में और अब में बहुत फ़र्क है और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी। आपने खुद ही ये फ्लैग किया कि जो शारीरिक शक्ति होती है, अगर वो जब प्रजनन की बात कर लें तो जितनी शक्ति या जितना सहन शक्ति चाहिए उतना शायद कहीं और नहीं होता। लेकिन जब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं अन्य एरियाज में तो ये कहा जाता है कि भैया अबला हैं और कमज़ोर हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, या जब मैं सर्विस में आई थी तो ये माना जाता था कि अभी भी लार्जली पुरुष प्रधान है और जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही टफ होती है। 80 घंटे घुड़सवार करना अपने आप में आसान नहीं होता ओवर पीरियड, या हर प्रकार से बहुत फिजिकली स्ट्रेसफुल होता है। पर मैं सभी को बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा हुआ है और अपने ही प्रदेश की कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने बेस्ट आउटडोर प्रोफेशनल का खिताब भी जीता है। यानी कि वो उन सारे लड़कों के साथ, और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी कि कोई फर्क नहीं होता कि बच्चियां 8 फीट की दीवार कूदेंगी और लड़के 10 फीट, नहीं, बिल्कुल बराबरी होती है। और कई बार जो बेस्ट आउटडोर का खिताब होता है वो बच्चियां ले रही, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अबला और सबला या फिर वो शारीरिक शक्ति की गैर समानता की बात नहीं आती अगर आपको वही पौष्टिक आहार मिला हो। या जो दूसरी बात आपने रखी थी कि क्या परिवर्तन आया है, तो जैसे जैसे तकनीकी चीजें बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो कम से कम एक किसी भी लेवल पे तो वो फिजिकल या शारीरिक शक्ति की बात ही नहीं उठती। फिर तो आपकी क्षमता आकी जाती है कि आप कितना ज्यादा तकनीकी रूप से दक्ष हैं, चाहे वो मेरी सर्विस हो या आप जहां बैठी हो। तो ये असमानता बिल्कुल खत्म होने की ओर है और बहुत प्रयास भी हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो जनरेशंस होंगे वहां पर यह असमानता ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये इतना फर्क पड़ जाता है तकनीकी चीजों से कि यहाँ तकनीकी चीजों का भी इसमें अहम रोल है, जैसा कि आप कह रही हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एक सोच भी बहुत बड़ा काम करती है। जैसा आपने कहा कि मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं तो वो 8 फीट की दीवार अगर एक लड़का कूद सकता है तो वो लड़की भी कूद सकती है। हो सकता है उससे बेहतर और कम समय में भी वो काम कर सके। हमारे साथ भावना है और पर्वतारोही हैं, उनसे समझते हैं कि ये मेंटली कितना चैलेंजिंग होता है भावना, और या फिर फिजिकली अगर हम बात करें जो गैर समानता की बात जिससे हम अभी बात की शुरुआत कर चुके हैं, आपने सुना होगा। क्या कहना चाहेंगी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बिल्कुल, बहुत सारी जगह पर मुझे भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी कि अरे तुम लड़की होकर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करोगी, या मेरे गांव को जहां से मैं बिलोंग करती हूँ उससे रिलेट करते थे कि मैं पातालकोट के पास तामिया है वहां से हूँ, तो बोले अरे देखो पातालकोट की लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ने आई है। तो मुझे बहुत ही मतलब दुख होता था इस बात से कि ये अभी भी इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब लड़की क्या एवरेस्ट क्लाइंब करने के बारे में नहीं सोच सकती है। तो बट मैंने इसको अदरवाइज ना लेते हुए ये लिया कि मैं एक दिन जरूर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। और मतलब 2019 में 22 मई के दिन ये मैंने करके दिखाया और शायद मैं ये चीज को प्रूव कर पाई हूँ कि नहीं, समानता बहुत जरूरी है।
हाँ, मतलब जैसे मैम ने बताया कि जब ये जो आउटडोर वुमेन वाला जो खिताब है, इस टाइप से जब मैंने भी ट्रेनिंग करी माउंट ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोग मेल फीमेल सब एक साथ ट्रेनिंग करते थे, जिसमें 25 kg का वेट उठाकर चलना पड़ता था और सब अपना अपना सामान उठाते थे। तब ये फील हुआ कि नहीं, अब जब साथ में हम ट्रेनिंग करते हैं तो चीजें एक जैसी होती हैं, लेकिन जब किसी अधिकार की बात होती है तो फिर चीजें क्यों बदल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब अधिकारों की बात होती है तब चीजें क्यों बदल जाती हैं। ये बदलाव क्या स्मिता आपने अपनी फील्ड में भी महसूस किया, क्योंकि आप टीवी इंडस्ट्री से आती हैं और वहां पर भी देखा गया है कि पुरुषों को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है। हम अभी भी देख रहे हैं, हालांकि अब कुछ बदलाव है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, पॉजिटिव वाइब्स हैं इसमें कि अब हीरो की उम्र को भी देखा जाता है, वरना हीरो और हीरोइन की उम्र का अंतर ही अपने आप में ये बताता है कि वहां पर भी पुरुष प्रधानता बहुत हावी है। तो आपने क्या महसूस किया आपकी अपनी फील्ड में? सबसे पहले तो इस फील्ड में आने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है स्टार्टिंग से। मैं भी ट्रेडिशनल फैमिली से ही हूँ, एजुकेशनल फैमिली से हूँ, माय फादर इज प्रिंसिपल। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक जो ट्रेडिशनल से फिर आप वेस्टर्न की ओर आते हो तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके सराउंडिंग एरिया पीपल्स हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मना करते हैं, अरे आप लड़की को ऐसा कर रहे हो। इवन मैंने एनसीसी भी किया है, स्काउट गाइड भी करा है, कथक भी सीखा है, और देन मैं इन सब मतलब सारी चीज़ें करने के बाद आई हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे गार्जियंस की बात हो, चाहे हमारे ब्रदर सिस्टर्स की बात हो, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लड़कियों को फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पे लड़कियों को अपने को प्रूफ करने के लिए मतलब जीरो से लेके ऊपर तक ये सोच हावी है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। हाँ, आपको अभी भी ऐसा लगता है? कहीं ना कहीं आज भी ऐसा है। आप अगर विलेजेस में, गांव में जाओ, शहर की बात करो, अगर आप मुंबई सिटी देखिए तो वहाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर अपन गांव की तरफ जाएं या निचले लेवल पे जाएं तो वहाँ पे ये चीजें आपको आज भी देखने को मिलेगी। शादी के बाद उनसे सीधे मतलब पूरा आप कितने भी अच्छा काम करके आ रहे हो, आपने एक बिल्डअप कैरियर करके रखा है, लेकिन ऑन दैट टाइम आफ्टर मैरिज आपको कहा जाता है नहीं, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप भले एक बहुत अच्छे सीरियल में काम कर रहे हो, आपको हो सकता है ऑन दैट टाइम उसे ब्रेकअप करना पड़े। जॉब कर रहे हो या आप किसी बहुत ही बड़ी पोस्ट पे, तो कहीं ना कहीं आज भी चीजें हैं। सैक्रिफाइस का कॉलम है वो महिलाओं के लिए फिक्स किया गया, आपको ऐसा लगता है? कर दिया गया। और इसमें जहां तक है सोसाइटी मेन रोल अदा करती है, या हमारे परिवार वाले खुद भी कई बार कहते हैं अरे बेटी हो, लड़की हो, तुम ही को दबना पड़े। तो यहाँ एक जरूरी है कि हमारे घर परिवार वाले, सोसाइटी हमें साथ दे कि वॉट एवर वी आर डूइंग, हम कुछ भी जो भी कर रहे हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो परिवार वाले हमारा साथ दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये सोच अगर अभी भी है तो ये बहुत ज़्यादा खुशी का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे और समझना चाहूँगी अर्चना जी, जैसा कि स्मिता कह रही हैं कि पुरुष प्रधान सोच है, हम जेंडर इक्वलिटी थीम पर बात कर रहे हैं, बच्चियों के जन्म लेने को लेकर, या अगर हम उसके रेशो की बात करें तो क्या आपको लगता है कि अब उसमें लोगों ने इस चीज़ को समझा है, एक्सेप्ट किया है कि बच्चियों का पैदा होना अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है, क्योंकि हमें आगे भी दुनिया को ले जाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियाँ हों? बिल्कुल बिल्कुल, फ़र्क तो आया है पहले से। और जिस तरीके की योजनाएं हैं या जिस तरीके का माहौल एक बेटी के पैदा होने के लिए है, और जिस तरीके से राजनीतिक और इवन ब्यूरोक्रेटिक जो भी स्कीम्स है, योजनाएं बन रही हैं, बेटियों को ध्यान में रखते हुए बन रही हैं, और हर तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी चीजें हो रही हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटे को भी पढ़ाओ और बेटे को भी समझाओ, वो भी बराबरी से चलना चाहिए, और तभी उस बेटी का वेलकम भी होगा। अभी समय काफी बदला है, और लड़कियां अगर जन्म ले रही हैं तो कई बार अगर 2 बेटियां हो गई हैं तो माँ बाप तय कर रहे हैं, उस घर का पुरुष तय कर रहा है कि बस अब दो ही काफी हैं करके। तो और बहुत सारे घरों में हमको 2 बेटियां भी दिखाई दे रही, क्योंकि वो जो हक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वंश कौन चलाएगा, तो हमारी जो अग्नि कौन देगा, और वो सब मिथ्या हो गई है। ये सारी चीजें भी अब टूट रही हैं क्योंकि अब लड़कियां खुद होके बोलती हैं कि मेरे माता पिता है, मैंने किया। जैसे मैंने खुद अपने पिता का फ्यूनरल मैंने किया है, तो मैं शायद एक एग्जाम्पल बनी अपने ही जहां मैं रहती हूँ या परिवार के लिए, पूरे रिलेटिव्स, क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैंने ही मेरे पिता का, मैंने अपने पिता का सब काम किया, तो मैं ही करूंगी। और ये
ये शायद मेरे ये हक भी जो है वो मेरी बुआ ने ही दिया, क्योंकि उनकी भी 4 बेटियां और उन्होंने भी अपने फादर का किया, तो सोच बदली। और सबसे बड़ी चीज उस वक्त मैंने ये देखी कि जब मैं फ्यूनरल के लिए साथ में जा रही हूँ तो मेरी कॉलोनी की सारी महिलाएं साथ हो ली, क्योंकि जब जा रही हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे साथ में, हम साथ देने जा रहे हैं। तो आपको लगता है अर्चना जी कि शुरुआत करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी और है। अभी भी जो कुछ बातें रह गई हैं उसके लिए भी अगर सब मिलकर कोशिश करें, आगे आए, तो वो सारी सोच चीजें बदलने के लिए किसी को तो आगे होना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जैसे मैडम है, और आज टीवी के माध्यम से आज पता नहीं कितनी लड़कियां मोटिवेट हो रही होंगी। और आज सुबह का जो एक कार्यक्रम हुआ है मैडम के ही पूरे उसमें मार्गदर्शन में, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल, मतलब मेरी आंख में आंसू थे उस टाइम। और ये बात मैंने मैडम से शेयर भी की कि इट वाज रियली वंडरफुल। इतनी सारी लड़कियां एक साथ स्कूटी पे निकली हैं, वो पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया होगा कि हम सब भी पुलिस में जा सकते हैं। नॉट ओनली लड़कियां, उनके पेरेंट्स को भी ये एक वो मिला होगा कि क्यों नहीं मैं मेरी बेटी को पुलिस में या आर्मी में इधर उधर भेजने के लिए मैं क्यों नहीं राजी होऊंगा। तो सोच बदल रही है, रोल मॉडल्स बनाना पड़ेगा किसी न किसी। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, आपका एक डिसीजन भी रहा जहां आपने अपराध शाखा को महिला सुरक्षा शाखा में तब्दील किया, उसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? महिला अपराध शाखा सुनकर ये एक नकारात्मक सी भावना उठती है कि 2 बातें कि या तो हमारा समाज, भारतीय समाज महिलाओं के प्रति अपराध के लिए ही जाना जा रहा है, और या फिर सभी अपराध करने में ही लगे हैं, ये गलत है। तो महिला सुरक्षा इसलिए भी दोनों लेवल पे मैं कहना चाहूंगी, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, अपराध न हो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अपराध होने के बाद की कार्रवाई यदि हम सिर्फ कर रहे हैं तो हम महिला अपराध शाखा होते। तो इस वजह से महिला सुरक्षा। और दूसरा एक कहीं ना कहीं हम आइसोलेशन में महिलाओं के अपराध को नहीं देख सकते। उनके प्रति जो घटनाएं घटित होती हैं बच्चियों की, तो वो हमें जो एक हमारी मूल इकाई समाज की परिवार है, तो उस परिवार को अलग करके हम अपराध नहीं देख सकते। तो जब हम सुरक्षा का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो सुरक्षा, वो परिवार की सुरक्षा हो सकती है, सामाजिक सुरक्षा हो सकती है, या फिर पुलिस कर्मियों द्वारा या शासकीय सेवकों द्वारा दी गई सुरक्षा हो सकती है। बिल्कुल। तो ये भाव अपने आप में सुनने के बाद ही काफी महफूज साउंड करता है, तो मुझे लगता है कि इससे भी काफी मदद मिलती होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने साथ हुए अपराध को लेकर उसे रजिस्टर्ड कराने के लिए भी आगे नहीं आते। लेकिन आप जब एक सुरक्षा का भाव देती होंगी, या जिस तरीके से आपने इसे तब्दील किया, तो आपको लगता है कि उसके बाद भी इसमें भी इजाफा हुआ? ये मैं एक और बात इसमें आगे जोड़ना चाहूंगी कि ये सिर्फ नाम परिवर्तन के लिए नहीं था। 700 महिला हेल्प डेस्क भी खोले गए हैं, अभी 700 ही खोल पाए, जितने संसाधन हमें मिले केंद्र सरकार से उस हिसाब से। तो वो अलग नहीं है, अलग हम करना भी नहीं चाहते। तो उसी थाना में लेकिन एक अलग एरिया है जहां पर आप समझ सकती हैं कि किसी बच्ची या महिला के साथ कोई बात घटित हुई हो तो किसी पुरुष के साथ उस बात को पूरा शेयर करना उतना संभव नहीं होता। तो उसी थाना में हमने एक अलग एरिया बनाया है, अलग, जहां पे कमरा है और महिला या पीड़िता वो अपनी पूरी बात रख सकती है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से अगर इन दोनों भावनाओं को देख लें, हमारा नाम परिवर्तन और इन महिला डेस्क का खुलना, तो बहुत फर्क आया है। और हमारे जाहिर बात है कि रिपोर्टिंग बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए, बढ़नी भी चाहिए, रिपोर्टिंग बढ़ी है, रिपोर्टिंग बढ़नी भी चाहिए। और बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर भविष्य में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज होना बंद हो जाए, ताकि हम कह सकें कि हमारे काम का जो अच्छा असर है, अच्छा इम्पैक्ट है, वो समाज में दिखने लगा है, ताकि ऐसे बढ़ते अपराधों पर लगाम लगे। भावना, अभी आपने स्मिता को सुना, उन्होंने कहा कि उनकी फील्ड में काफी उन्हें दिखाई देता है कि पुरुष प्रधान समाज अब भी हावी है। आपने भी कुछ अलग हटकर काम किया, जैसा कि आपने कहा शुरुआत में वहां आपको प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब जब आपने उसे अचीव किया, उसके बाद क्या लोगों का नजरिया बदला आपके प्रति? हाँ, बिल्कुल नजरिया बदला। जिन लोगों ने मुझे डिनाई किया था या मेरा मजाक बनाया था, आज वो मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, और बिल्कुल उनका नजरिया जरूर बदला होगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं।
तो ऐसा नहीं है, जब अचीवमेंट हो जाता है उसके बाद शायद उनको इस चीज की मतलब उनको पता चलता होगा कि नहीं, हमारी जो सोच है वो गलत है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बदलाव तो अभी नजर आ रहे हैं काफी। और जैसे जो मेरा समाज है खुद, वो जैसे मेरे पेरेंट्स को ताने मारता था कि तुम कैसे पेरेंट्स हो, अपनी लड़की को ऐसे पहाड़ में भेज रहे हो। और बट अब वो प्राउड फील करते हैं कि नहीं, हमारे समाज की बेटी ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। तो वो सोच बदल रही है। सोच बदल रही है। अर्चना जी, आपने भी कहा था कि बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ लड़कों को भी उतना एजुकेट करना जरूरी है। देखिए, स्कूल में जाकर किताबी एजुकेशन तो लगभग लड़का लड़की सभी ले रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ने को लेकर सरकारें भी काफी मदद कर रही हैं और ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने से कोई भी परहेज नहीं कर रहा। लेकिन समाज में जब हम देखते हैं क्राइम रेशो, जब हम देखते हैं असमानता की बात, जब हम देखते हैं स्त्री पुरुष के अंतर की बात, वहां पर आपको क्या लगता है कितना रोल परिवार में मिलने वाली शिक्षा का है, दादी नानी से मिलने वाली शिक्षा का है, माँ से मिलने वाले संस्कारों का है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये संस्कार तो दोनों को बराबर से मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संस्कार को जो आत्मसात करती है वो एक लड़की ही होती है। और घर के बड़े अच्छा ही सिखाते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, या बाहर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर तरीके से आपको बिहेव करना है। तो थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना और सबका सम्मान करना, तो ये दोनों के लिए बराबर है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि एक लड़की को कि नहीं आप ये सारी चीजें मत करो, ये लड़का ही करेगा, या लड़के को कुछ जरूरत नहीं है सब करने का, बिकॉज वो तो एक लड़का है। तो घर में ही जब वो देख लेगा बच्चा कि मेरे घर में मेरी माँ को रिस्पेक्ट मिली है, तो वही चीज वो अपनी वाइफ के साथ भी करेगा या अपनी बहन के साथ भी करेगा। हाँ। वो रोल मॉडल एक फादर को या मदर को दिखाना बहुत जरूरी है। अब बेटा है तो उसको अलग से नहीं ये तो लड़का है, इसको ज्यादा स्ट्रांग बनना है तो इसको ज्यादा दूध पिला दो या फिर ज्यादा खिला दो, तुम मोटी हो जाओगी या तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा तो तुम कम खाओ। तो वो अंदर से वीक हो रही है और वो लड़का स्ट्रांग हो रहा है। तो वो जो गैर बराबरी है कभी कभी जाने अनजाने हो जाती है। लाइक बेटी पैदा हुई है तो गुड़िया का गिफ्ट मिला, लड़का पैदा हुआ है तो कार मिली या क्रिकेट का सेट मिला। ये जब टूट जाएगा तो ये बहुत अनकॉन्शियस हुआ है, जानबूझ के किसी ने नहीं किया। और फिर दूसरी बात कि लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो जो कंट्रोलिंग है, जो डेफिनेटली माँ और बेटी का एक रिश्ता ऐसा होता है कि वो शादी के बाद भी कभी टूटता नहीं है और वो बल्कि और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन वो लड़की जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उस घर का लड़का ही रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा है या उसकी माँ ने उसको नहीं सिखाया है तो डेफिनेटली वो चीज उसको नहीं, तो वो डिसबैलेंस फिर शुरू होता है। और फिर जरूरत पड़ी है हमको ये ऊर्जा डेस्क और सभी थानों में एक अलग से जगह बनाने की, तो रिपोर्टिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन रिस्पेक्ट वाली चीज आ जाएगी और जो बचपन से सिखाई जाएगी तो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग भी कम होगी और हादसे भी कम होंगे। मैडम ने जैसे इसका नाम चेंज करने की जो बात हुई, हम लोग भी बार बार ये सोचते थे कि महिला अपराध शाखा। मैंने भी जब काम शुरू किया तो बच्चों के लिए भी एक जुवेनाइल एड ब्यूरो है जिसको बाल सहायता प्रकोष्ठ कहा जाता है, लेकिन वहाँ उस ऑफिस में लिखा रहता था बाल अपराध शाखा। तो कहाँ जा रहे हैं साहब? बाल अपराध में। तो फिर हम जैसे जो बाल अधिकारों पे काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं तो हमने थोड़े सीनियर ऑफिसर्स को बोला कि सर इसका नाम तो जुवेनाइल एड ब्यूरो है, इसको तो होना चाहिए बाल सहायता प्रकोष्ठ होना चाहिए। तो बोले हाँ ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो जैसे महिला अपराध ऐसी बाल अपराध, तो अब बाल अपराध शाखा ना बोल के उसको एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या बाल सहायता सुरक्षा का भाव महसूस हो और आदमी वहां पर पहुंच सके। वो भी परिवर्तन अभी हुआ, तो वो ये बहुत अच्छी पहल है कि उस बाल अपराध शाखा को अब बाल सहायता प्रकोष्ठ के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव वाइब्स हैं जो बिल्कुल। प्रज्ञा जी, चूंकि आपका उत्तर प्रदेश से भी खास कनेक्शन है और अभी जिस तरीके से बात चल रही है कि अब महिला सुरक्षा को लेकर अलग अलग राज्य की सरकारें जो हैं बहुत सजग हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत सख्त कानून है। उत्तर प्रदेश की बात करें, अब महिलाएं वहां निर्भीक होकर निकल सकती हैं बाहर। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, क्या आपको लगता है कि अभी भी कई जगह मध्य प्रदेश के ऐसे गांव हैं जहां पर जेंडर इक्वालिटी को लेकर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहां पर आपको कैसा सिनेरियो दिखता है महिला के जन्म होने को लेकर, मतलब जब बच्ची पैदा होती है उसे लेकर परिवारों की सोच को लेकर? पहले तो मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी जो भी अर्चना जी ने कहा कि जो संस्कार होते हैं उसको आगे ले जाने का दारोमदार या फिर हम सिखाते बच्चियों को ही हैं। ये सोचने वाली बात है कि सिखा कौन रहा है।
सिखा भी वो माँ ही रही है जो खुद एक महिला है। जी जी। तो ये जो संस्कार हमें देने हैं लड़कों को, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही है जी। हम अपने कर्मों से वो डिफरेंशिएशन करते हैं कि हलवा बना है बच गया तो बेटे के लिए रख दिया, ये माँ करती है। तो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिवर्तन, ये सोच जो आपने शुरू से हाईलाइट किया है, ये सोच सबसे पहले तो महिलाओं को अपने सोच में अंतर लाना है। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपने भी अभी बात की उत्तर प्रदेश वीजा भी अदर स्टेट कि कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है, कितने हम निर्भीक होकर बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत परिवर्तन आ रहा है, ये जरूर मैं कहूँगी। खास तौर पे जो लो क्लास है, लो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इनमें अब आप ये एक मुद्दा रहा ही नहीं कि बच्ची स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी। ये मुद्दा नहीं रहा, वो जाना ही जाना है। और ड्रॉप आउट लेवल भी काफी कम हो गए हैं, तो ये मुद्दा नहीं है। पर ये मुद्दा जरूर है कि अगर 6 बजे 7 बजे शाम के बाद वापस आना है काम से या लाइब्रेरी जाना है तो कितनी सेफ्टी है, कितनी सुरक्षा है, ये जरूर अभी भी एक मुद्दा है। और ये मुद्दा सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट का नहीं, ये अक्रॉस सभी जगह। इसकी भी वजह अगर आप देखें तो समाज का निर्माण भी हम ही लोगों ने किया है। यानी कि हम इतने वर्षों में एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर पाए जहां हमारी बच्चियां, हमारे घर की महिलाएं निर्भीक होकर जा सकें। तो कहीं ना कहीं ये दारोमदार सभी का है। बिल्कुल कि हम सभी मिलकर ऐसा एक समाज बनाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे कहने को तो 50% जनसंख्या महिलाएं हैं, पर दिखती नहीं। दफ्तरों में, सड़कों पर, सिनेमा घरों में आपको वो 50% दिखती नहीं। इसमें इसलिए रेज कर रही हूँ कि ये घटना मेरे साथ हो चुकी है। और इससे अचानक से कई बार आदमी सीखता है। किसी ट्रेनिंग के लिए मैं मसूरी गई थी और सुबह आदत है तो 5 बजे निकल गई थी वॉक करने। एक पहाड़ी बच्ची थी, स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था उसने, मेरे ख्याल से 13-14 साल की होगी, और वो बड़ी तेजी से जा रही थी और सडनली उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उसको पलट के देखा तो उसने और पलट के देखा तो पीछे खुली जीप में 3-4 लड़के आ रहे थे। अब सवाल ये है कि इसी बात को अगर हम पुलिस पर लागू कर दें कि अगर मैं नॉट एज अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी बच्ची 7-8 बजे शाम को बाहर निकली है, अगर उसके पीछे 4 ऐसे कुछ लग जाए, शोधे लग जाए, तो उसे अगर 4 पुलिस महिलाएं दिखें तो उसके लिए कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि वो जाकर उनका हाथ पकड़ ले या कहे कि प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर वहां पर 2 पुलिस वाले पुरुष खड़े होंगे तो शायद वो कतराए। तो ये 50%, मैं सिर्फ पुलिस के बारे में नहीं कहना चाहती हूँ, ये 50% जो जनसंख्या है वो दिखनी चाहिए। अगर हम दिखेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इतने अपराध नहीं होंगे। बिल्कुल। स्मिता, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है कि टीवी इंडस्ट्री से हैं, मुंबई और बाकी जगह आपने कुछ वक्त बिताया होगा, तो वहां पर भी क्या आपको ये माहौल दिखता है कि शाम 7 या 8 के बाद नहीं जाना है, या फिर अगर हम वहां की बात कर रहे हैं तो 12 के बाद आपको लगता है कि अब अनसेफ है, इससे पहले घर पहुंचना जरूरी है? मैं एक्ट्रेस के साथ एक प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, मंच संचालिका, तो हमारा कभी भी ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया रहता है। तो पहले से अगर सेफ्टी की बात करें तो कई सारे फैसिलिटीज भी आ गए हैं, लाइक ओला कैब और भी कई सारे, तो पहले से तो सेफ है। जहाँ तक मुझे आई फील कि जब मैं भोपाल आई थी, आउट अदर सिटीज थे, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम कहीं भी किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये चीज मैंने, चाहे भोपाल की बात की जाए, चाहे आप यूपी की बात करें, झांसी की, या आप दिल्ली की बात करें, मुंबई तो खैर एवरीवन नो दैट कि मतलब माया नगरी है, तो वहाँ तो पूरी रात मुंबई चलता है, तो मुंबई भी मुझे सेफ ही लगता है। बट लड़कियों को एक, जहाँ तक मेरा मानना है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि लड़कियां खुद ऐसी जगह निगलेक्ट करें जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल क्लब और ये सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो समटाइम्स ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन घटनाओं को जन्म देती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है। ऑफ कोर्स अगर इस टाइप की चीज़ें हैं तो वहाँ पे बॉयज़ रहेंगे या कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो ऐसे घटनाओं को मतलब जन्म दे सकते हैं। तो हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इवन हमें अपने राइट्स के लिए भी खुद, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कई बार हम झेप जाते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग हमें गलत निकाल, तो हमें अपने राइट्स के लिए, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएं
और ऐसी जगह को निगलेक्ट करें जहाँ पे क्राइम होने के चांसेस है। उसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी हम लड़कियों को ही बाउंड करना पड़ेगा। स्मिता, ये आपकी सोच, अब क्योंकि आपने कहा कि आपकी अपनी सोच है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इस बारे में हमने कई बार महिला दिवस पर कार्यक्रम किए हैं और कई बार बात की है। ये जरूरी नहीं है कि जो महिला साड़ी पहनकर जा रही है, जो सूट पहनकर जा रही है, और इससे भी अगर मैं बहुत ऐसी खबरों की बात करूं जो पढ़ने के बाद शायद उसको दोहराना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां छोटी बच्चियां होती हैं, परिवार में ऐसे घृणित अपराधों का शिकार बनती हैं। तो यही तो सवाल है और यही चर्चा का विषय है कि आखिर हम अपनी बाउंड्रीज क्यों तय करें कि वो क्लब जो है, वो नाइट क्लब सिर्फ पुरुषों के लिए ही होगा। अगर मुझे जाना है, अगर मैम को जाना है, तो हम क्या दिन में जाएंगे? हम क्यों माहौल ऐसा बना रहे हैं? एक ऐसा पुरुष होना चाहिए, जैसा कि अभी प्रज्ञा जी ने कहा, कि अगर कोई भी ऐसा दिखता है जो हमारे लिए स्टैंड ले सकता है, कोई भी ऐसा दिखता है जिसका हाथ वो थाम के महफूज फील कर सकता है, तो ये माहौल ऐसे ही बनेगा जब लोग एजुकेट होंगे, जब लोग संस्कारों के प्रति जागरूक होंगे। और आपने कहा कि महिला ही भेदभाव शुरू करती है घर में, कि बेटे को हलवा देना है, बेटी को दूध का ग्लास दे दिया, आधा दे दिया, पूरा दे दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पुरुष जो हैं वो हावी होते हैं और इस वजह से किसी माँ को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि बेटे को ही अच्छा खिलाना है, बेटी को कम खिलाना है? क्या आपको लगता है ऐसा? अभी कुछ सालों में तो ये फर्क आया है कि अब बेटा बेटी को लगभग बराबर देखने की कोशिश पूरी जद्दोजहद की अगर हम तैयारी पूरे है। एक समाज की बात करें मैम, मैं थोड़ा इसलिए इसे थोड़ा ब्रीफ चाहती हूँ आपसे समझना, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मैम ने कहा ना, 50% उपस्थित होना, अगर हम अभी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है स्मिता शायद उसी को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें ओला बुक करने के बाद डर नहीं लगता। लेकिन कई खबरें ऐसी आती हैं जहां कैब वाला लोकेशन देख के मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा आगे, आप यहाँ उतर जाइए। कई बार होता है। वो ये जिद करते हैं कि कैंसिलेशन मैं नहीं करूंगा, कैंसिलेशन आप कीजिए ऑल द टाइम। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हम ओला और उबर में सेफ हैं? तो ये बहुत गंभीर विषय समझने के लिए कि हम शायद सेफ तभी हैं जब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, कई केसेस में मैंने देखा कि पुरुष सामने आके नहीं कुछ कहता है। गैर बराबरी की भी है, समानता की भी जो बात है, वो पुरुष सामने आके नहीं कहेगा। ही वांट्स ऑलवेज टू बी अ गुडी पर्सन, कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे इंसान है, और ये जो लेडी है ना वो बहुत ज्यादा वो करे। तो कई बार पता नहीं, मुझे ये पर्सनली लगता है कि औरत के कंधे पे बंदूक रख के वो चलाते वो हैं, और मतलब चलाने, मतलब पुश करने वाले वो होते हैं, और दिखाई महिला दे रही है। मैं ये कहती हूँ कि जब कभी जैसे घर में प्रताड़ना हो रही है, या बहू के साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर घर में जो भी समस्या हो रही है, क्योंकि अमूमन जो शिकायतें हैं वो थानों में या कहीं पर भी वो सास के खिलाफ आती हैं, ससुर के खिलाफ बहुत कम सुनाई में आता है। तो ये लगता है कि अब वो पुरुष कहता है कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो कहता हूं वो सुनती नहीं है। ऐसे तो हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जब एक प्रताड़ना की बात आती है और वो घर में वो पुरुष देख रहा है उस प्रताड़ना को, तब वो पुरुष प्रधान कहाँ चला जाता है। तो मैक्सिमम जो बच्चियां शिकायत करती हैं, या अपने घर की अगर ससुराल की बात करें, कि नहीं सास ने ऐसा कहा, ससुर बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, ये क्यों होता है? लेकिन पापा तो चुपचाप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो गलत है। सहमति तो है उनकी, और वो चाहें तो वो रोक सकते हैं। ऐसे तो पुरुष प्रधान है। तो ये जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि महिला, एक कहावत हुआ करती थी, अब तो खैर कम सुनाई देती, कि महिला ही महिला की दुश्मन, औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि उस परिवार में वो पुरुष क्या कर रहा है? अगर वो दो दुश्मन हो रही हैं आपस में घर में, तो वो पुरुष क्या कर रहा है? तो उसका तो काम है उसको बैलेंस करना। और जहां तक आप जो स्मिता जो बात कह रही हैं कि किस वक्त जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो 6 या 7 बजे का नियम अगर मेरे घर का है, तो लड़की के लिए भी वही होना चाहिए, तो लड़के के लिए भी वही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 7 o'clock वी हैव टू बी देयर। हमको साथ बैठ के डिनर करना है, हमको साथ बैठ के खाना खाना है। ये नियम तो दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो जगह अगर अनसेफ एक लड़की के लिए है, तो लड़के के लिए भी अनसेफ है। क्यों उसको उस मुसीबत में अपने आप को देखना है? तो दायरे तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और पुरुष प्रधान की बात हो रही है, ठीक है, अगर वो प्रधानी संभालना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को भी प्रधान बनने का अधिकार है, क्योंकि वो भी उतना कैपेबल है। भावना, क्योंकि आपने अभी तक जो चर्चा सुनी है और आपने कहा कि लोग अब आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन इन सब चीजों से क्या आप इत्तेफाक रखती हैं कि अधिकारों की लड़ाई के लिए अभी और ज्यादा जागरूकता या समाज में और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है? बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
वैसे तो जैसे हम सभी देख रहे हैं कि सबका जो नेचर है या सबकी जो सोचने की जो पावर है फीमेल्स के लिए, वो अब बदल रही है। वो उतनी छोटी सोच नहीं रख रहे हैं, वो ब्रॉड हो रहे हैं कि नहीं, हमको इनको सम्मान देना है या हमको इनको बराबरी देना है या हमको मतलब उनको उनकी इज्जत लेकर चलना है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो हमारे से हाइड है। हमारे सामने कुछ और दिखती है लेकिन पीठ पीछे कुछ और होती है। वो हमारे सामने तो हमारा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन क्या पता उनके घर में कैसा माहौल है। तो ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सामने आके, जैसे एज अ फीमेल या मैं अचीवर हूँ या मैम है या कोई भी है, तो हमारे सामने वो इतने अच्छे दिखते हैं कि वाह इनके घर में कितना अच्छा माहौल होगा। लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आता है कि नहीं, इनके घर का माहौल तो बहुत खराब है। तो ये सोच कितनी अलग है कि वो एक हमारे प्रति उनकी सोच अलग है, लेकिन वो जो उनके घर में जो फीमेल्स हैं उनके लिए वो क्या सोच रखते हैं। तो ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोहरा जीवन जो है बहुत सारे लोग जी रहे हैं। एक तरफ सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ घर में ही जो है वो शायद अपने घर की महिलाओं को उतना सम्मान नहीं देना चाहते। तो आपको क्या लगता है प्रज्ञा जी, आपने एजुकेशन को लेकर भी काम किया है। जिस तरीके से शुरुआत में हमने बात की, आपने डेस्क का नाम ही नहीं बदला बल्कि लोग वहाँ ज्यादा से ज्यादा पहुँचने भी लगे। तो ऐसे में ये जो दोहरेपन की बात है, और साथ ही क्योंकि आपने बात की संस्कारों की, परिवारों की, एकल जो फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर होती फैमिलीज हैं, आपको लगता है ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं? ये इनफैक्ट मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं और जो न्यूक्लियर फैमिली या एकल फैमिली आपने कहा बनते चले जा रहे हैं, इससे जो डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यूज है, जो घरेलू हिंसा, इसके केसेस में बहुत बहुत इजाफा हुआ है। जो पहले एक परिवार हुआ करता था जहां जाहिर बात है कि जरूरी नहीं है कि दोनों का मन मिले, हर बात मिले घर परिवार में, पर या बच्चों का, पर यदि बच्चों की माँ बाप से नाराजगी होती थी तो वो दादा दादी या नाना नानी से शेयर कर लेते थे, वो कुछ बातें समझ लेते थे। अब हम एकल परिवार होने की वजह से कई तरह की बातें उठ गई हैं। वो डिप्रेशन का जो का मसला है कि वो, क्योंकि आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी बात कहीं रख नहीं रहे हो, या हिंसा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है कि बड़े परिवार में कैसे इज्जत की जाती, कैसे लोग साथ रहते हैं। तो और तीसरा, क्योंकि आप छोटे न्यूक्लियर फैमिली में हो, आपके हाथ में वो मोबाइल है या टीवी है, वो पेरेंट्स को भी सूट करता है, माँ बाप को, कि बच्चे को वो पकड़ा दिया और बिजी व्यस्त हो गए। तो और हर प्रकार की चीजें अवेलेबल हैं नेट पर। तो ये अब मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं कि ये जो न्यूक्लियर एकल परिवार बन रहे हैं, इससे बहुत ही फर्क ये जो सामाजिक ताना बाना, कई ऐसी खबरें हैं जो आपने भी कहा कि हम रिपीट भी नहीं कर पाते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये सब इस बात की वजह से ही है क्योंकि अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमने सोचना ही छोड़ दिया एक समाज के तौर पे, और समाज की सबसे छोटी जो कड़ी है वो परिवार है। हमने सोचना ही छोड़ दिया। जब वहां रहते ही नहीं साथ में तो सोचते भी नहीं। चूंकि भावना ने जो बात कही है उससे एक और बात जुड़ती है कि जहां हम देवियों को पूजते हैं, अभी नौ दुर्गे में अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, उसमें बहुत, अगर हम देखें आज तक लड़कियां उतनी नजर नहीं आती हैं जितने ज्यादा बॉयज नजर आते हैं। लेकिन क्या वो वाकई उसे उस धार्मिक भावना के साथ देखते हैं, या आपको लग रहा है कि सिर्फ बदलते माहौल के साथ वो सिर्फ शौकिया हो गया है? क्योंकि वहां बजने वाले गीत संगीत की अगर हम बात करें, वहां के हम माहौल की बात करें, तो क्या ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए हो गया है ये धार्मिक आयोजन भी, या फिर अगर उसे वाकई उतनी शिद्दत के साथ निभाया जाए तो जिन संस्कारों पर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं उसमें कुछ जुड़ जाएगा और लड़कों की या लड़कियों की समझ में भी ये आएगा कि ये सारी चीजें जो हैं हमें अच्छा और बेहतर बनाने के लिए लाई गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। ये जो पंडालों में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा एक्टिव वो युवा होते हैं, और पूजा पाठ जो भी करना है, बट डेफिनेटली वो कभी कभी बहुत न्यूसेंस भी रहता है, क्योंकि रात के टाइम पर वो कभी ड्रिंक्स भी कर लेंगे या वहां बैठ के ताश खेल रहे हैं, और जिस तरीके के गाने बज रहे हैं तो वो धार्मिक वो चीजें तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग फिर जाके दर्शन भी करना चाहेंगे। लेकिन जहां अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। आप कालीबाड़ी में चले जाइए, वहां भी दुर्गा पूजा होती है, लेकिन वहां का इम्पैक्ट या वहां का माहौल ही कुछ दूसरे टाइप का होता है। पंडाल वहां भी सजता है और लोग पूजा भी वहां पर करते हैं,
पर एक चीज ये भी है कि ये इस तरीके के आयोजनों से कम वो जो लड़के हैं थोड़ा सा सोचने तो लगते हैं, लेकिन फिर कभी एक ऐसी घटना उन्हीं दिनों में दिखाई देती या सुनाई देती कि साहब एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना हो गई, तब फिर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं वहां पर और हम क्यों कर रहे हैं इसको। कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कि जिस तादाद में युवा जो लड़के हैं खास तौर पे, और मुझे लगता है कि अगर इन युवाओं को अगर सही दिशा मिले, सही सोच मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो दे आर द एसेट हमारे समाज के लिए, हमारे सिटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े एसेट है ये। बस वही है सही दिशा और दशा मिलना उनको। लेकिन आपको लगता है कि ये रूढ़िवादी जो सोच है, जो परंपराएं हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि औरत औरत की दुश्मन है, या फिर ये कहना कि पुरुष प्रधान समाज है, नारी को देवी के रूप में देखना, ये इन सारी चीजों को अब बदलना होगा। क्योंकि अगर बदलाव की बात हम कर रहे हैं तो शायद पीछे की जो अब के तारतम्य में कहूं तो बुरी चीजें हैं, अब उन्हें छोड़ना होगा। हम ये ना माने कि नारी जो है या परिवार में जो रहने वाली महिलाएं हैं, बेटियां हैं, सारे रूल्स उन पर ही लागू हों, सारी चीजें या सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसा कि आपने सेक्रीफाइस की बात की थी शुरुआत में, हम उनसे ही ना चाहें, बल्कि पुरुष भी इसके लिए आगे आएं और बेहतर काम करने के लिए अगर वो अपनी पत्नी को उतने अधिकार देते हैं, वो स्पेस देते हैं कि बच्चा आज मैं संभाल लेता हूं, तुम बाहर चली जाओ। क्योंकि ये हमने अक्सर देखा है कि जो सेक्रीफाइस का कॉलम है, मैं इसमें स्मिता से बहुत सहमत हूं कि वो महिलाओं के हिस्से में ही आता है। शादी के बाद जॉब छोड़ना हो या पेरेंट बनने के बाद जॉब छोड़ना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो महिलाएं ही करती आई हैं। तो मैं चाहूंगी प्रज्ञा जी कि आप इस पर बताएं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता होगा, बहुत सारी महिलाएं भी आती होंगी, तो डिप्रेशन को लेकर भी आपने बात की, तो ये सारी चीजें क्या आप रिलेट करती हैं उससे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा भिन्न मत रखती हूँ। जो जब हम शायद अर्चना जी भी सहमत हो, मैं नहीं जानती हूँ, पर जब हम परामर्श करते हैं या जब हमारे सामने आती हैं महिलाएं और बच्चे आते हैं और बच्चियाँ आती हैं अपने माता पिता को लेकर, तो कई बार बड़ी तकलीफ होती है देखकर कि जिन बातों पर वो परिवार तोड़ने के लिए तैयार होती हैं वो मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं होते। और कहीं कुछ हम या तो क्योंकि मैं बार बार इस बात पर इसलिए जोर दे रही हूँ कि हमारे चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, हमारे पढ़ाई का, हम किस ओहदे पर हैं, हम कितना कमा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब का हमारे संस्कारों से बहुत ताल्लुक है। और जब वो बच्ची आती है और उसके माता पिता उसको सपोर्ट करते हुए, ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं कि भाई आपने तो देख सुनकर कि शादी की होगी बच्ची की, बच्ची रिश्ता इसलिए तोड़ रही है कि वो लड़का गांव में रहता है और शहर नहीं आ रहा, और वो माता पिता बैठकर उसको वहां सपोर्ट करते हैं। भाई आपने शादी क्यों की उसके गांव में, क्या आपको पता नहीं था? पता नहीं था। और ऐसा तो नहीं है कि गांव में या छोटे मुफस्सिल जगहों पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। बच्ची अगर काम करना चाह रही है तो वहां भी कर सकती है। तो गांव से भी बहुत अलग अलग तरह की प्रतिभाएं निकल रही हैं। ये थोड़ा सा फर्क मैं देखती हूँ ये पिछले सालों में कि जो जिस तरीके के प्रकरण, दो अलग ऑफ कोर्स दो अलग कैटेगरी हैं। एक वो है जो बिल्कुल वल्नरेबल लोग हैं, बच्चियां हैं छोटी या बुजुर्ग, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो एक जो बीच का अमला है उनकी बात कर रही हूँ। तो उसमें कई बार ऐसा महसूस हुआ मुझे, परामर्श देने में भी या उनकी बात सुनने में भी, या किन वजहों से वो अलग होना चाह रही हैं, कि कहीं कुछ शायद हमें उन्हें सिखाने में कमी रह गई है। ये सैक्रिफाइस की बात नहीं है। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस कि ये सैक्रिफाइस की बात नहीं है। ये एडजस्टमेंट तो आप दो मित्रों में भी होता है। ये नोबडी इज परफेक्ट। तो ये आप बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो तो कहीं कुछ शायद हम पाश्चात्य देशों के जो पॉजिटिव्स हैं, जो उनके सकारात्मक चीजें हैं, उनको शायद नहीं देखकर कॉपी कर पा रहे। जो कुछ नकारात्मक है उसको हम बहुत जल्दी से शायद ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए स्मिता, बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जहां पर लोग चाहते हैं कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की सहमति का होना। तो आपको लगता है कि इन सब चीजों पर भी अगर बात होगी, खुलकर बात होगी परिवारों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो जिंदगी जो है थोड़ी और आसान हो सकती है?
बिल्कुल, जब कोई लड़की मतलब परिवार आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अगर ऑन दैट टाइम अगर उनका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, वो उसे इस चीज का एहसास कराए कि जब हम परिवार आगे बढ़ाएंगे तो मैं भी उतने ही तुम्हारा साथ दूंगा, या मैं भी अपने कैरियर और काम से उतने ही टाइम निकालूंगा तुम्हारे लिए या परिवार आगे बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली एक जो फीमेल है, वाइफ है, वो सपोर्ट करेगी और वो भी परिवार आगे बढ़ाने के लिए सोचेगी। कई बार महिलाएं इसलिए भी नहीं बढ़ाती कि हमने इतनी मेहनत करके अपना कैरियर बनाया है या इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बहुत से लोग होते हैं, किसी को काम से खुशी मिल रही है, किसी को तो अपनी अपनी सोच है। एक जो खुशी का दायरा है, एक जो कहते हैं सुकून का दायरा है, वो भी सबका अलग अलग है। तो अगर हस्बैंड या पति इस और भी अगर ध्यान दे कि हमको भी उतना ही टाइम देना है अपनी पत्नी को परिवार आगे बढ़ाने के लिए, उसके कैरियर को भी लेके चलो, तो डेफिनेटली वो खुशी खुशी परिवार आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे अपने आज की थीम पर लेकर आना चाहेंगे। अर्चना जी, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी काम करना पड़ रहा है। बेटी को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के लिए सरकारों को स्लोगन के साथ साथ ऐसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं जिससे लोग जागरूक हों। आपने कहा कि बच्चियों को स्कूल भेजना अब मैटर नहीं रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक सरकारें सपोर्ट कर रही हैं तब तक हम स्कूल भेजेंगे, लेकिन उसके बाद आगे के लिए परिवार जब हाथ पीछे कर लेते हैं और तब एक बच्ची जो 9वीं या 10वीं कक्षा में है और वो कुछ बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, वहां पर उसके लिए जो मुश्किल हालात होते हैं कि अब वो कैसे आगे बढ़े, आपको लगता है कि इसके लिए सोचने की जरूरत है, या तो सरकारें पूरा सपोर्ट करें या फिर परिवार सपोर्ट करें? मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे ने अपने परिवार में जन्म लिया है और परिवार ने बड़ा सोच के कि हाँ अब शादी हुई है, बच्चे होंगे, और उसके लिए वो वेलकम भी कर रहे हैं, तैयार भी हैं उस बच्चे के लिए, अब वो लड़का हो या लड़की ये मैटर नहीं करता है। लेकिन एक बच्चा जब हमारे परिवार में आ गया है तो सरकार की जिम्मेदारी से पहले शायद परिवार की जिम्मेदारी है, और माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। नॉट ओनली माता पिता, पूरे बाप, जैसे हम बात हो रही थी कि एकल परिवार की, तो आजकल हर कोई जॉब में है और हर कोई चाहता है कि हमें इंडिपेंडेंसी मिले और हमको वो फ्रीडम मिले। तो शायद मुझे लग रहा है कि अब की जो जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स के लिए उतना ज्यादा नहीं सोच पा रही है कि हमें उनके लिए भी टाइम निकालना, और हो सकता है नहीं भी हो उनके पास में टाइम, बट ये वो कभी ना भूलें कि पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपके लिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप अपने पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातें हैं। और फिर दूसरी चीज, मुझे कोई भी योजना, कोई भी स्कीम अभी तक लड़कों के लिए दिखाई नहीं दे रही है। तो लड़कों की शिकायत भी है, लड़के करते हैं इस बात के ऊपर शिकायत कि आप लड़कियों को एक तरफ बढ़ाने की बात कर रहे हो, और कभी कोई ये चिंता नहीं कर रहा है कि 8th क्लास के बाद या 9th क्लास के बाद लड़कों का ड्रॉप आउट रेट कम ज्यादा हो जाता है। लड़कियां तो 10th 12th क्योंकि उनको मोटिवेशन मिल रहा है, पुश मिल रहा है, बहुत सारी बातें मिल रही हैं और लोग उनको बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो लड़कियां बढ़ रही हैं। लेकिन 10th के बाद या 9th के बाद कितने बच्चे लड़के ड्रॉप आउट हो जाते हैं उसके ऊपर। और ये लड़कों ने, क्योंकि हम बच्चों के साथ बराबर से बात है, हम कभी लड़कियों के लिए अलग अलग, हम बैठ के सब एक साथ ही बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जितना लड़कों को बताने की जरूरत है वो भी हमारा एक प्रयास रहा। इवन वो लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए और मेरा फिजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, ये एक लड़का लड़की दोनों को सोचने की बात है कि अगर मुझे रिलेशन रखना है तो सिर्फ लड़की क्यों एक अपना मेंटेन करे, लड़के को भी मेंटेन करना है। तो ये जब तो वो लड़के शिकायत करते हैं कि साहब हमारे लिए कभी कोई चिंता करता है, और अगर हम ड्रॉप आउट हो गए तो क्या हमारे लिए वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्लान्स हैं, वही मेरा दिमाग नहीं लगता है पढ़ने में पर मैं किसी और चीज में अच्छा हूँ, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी मेरे लिए है। तो वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल अब हमें ना ग्रेजुअली दिखाई दे रहा है, और वो उसका असर जो है वो लड़कियों पर पड़ रहा है कि वो एक होता है ना कि नौकरी के लिए है, ये तो लड़की है, इसको फायदा मिल जाएगा करके, तो वो कभी कभी रिग्रेट करते हैं कि साहब हम लड़का क्यों है करके। तो ये शिकायतें अब लड़कों ने बोलना शुरू की है। अगर हम देखें ये सिर्फ जेंडर पर ही बात नहीं है इक्वालिटी की, बाकी जगहों पर भी पुरुषों को भी उतना समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उनकी बात को समझते नहीं हैं, सिर्फ केवल अपने अधिकारों को आगे रखते हैं, जैसा कि आपने कहा, हमारा सवाल कुछ और था लेकिन आपने उसमें एक और बात जो जोड़ी कि बिल्कुल ठीक बात है कि एडजस्टमेंट भी एक शब्द है, हम उसे अगर साथ लेकर चलते हैं तो
तो जिंदगियां बहुत अच्छी हो सकती हैं, सुलझी हुई हो सकती हैं। और अगर हम देखें तो महिला दिवस जब मनाया जाता है तो मीम्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जहां पर पुरुष अपनी बात करते हैं कि भाई हमारे लिए कोई दिन नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन पुरुषों का कोई नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम भी अपनी बात रखें। तो ऐसी चीजों के लिए भी जाहिर है कि अगर एक औरत होते हुए, माँ होते हुए, बहन होते हुए अगर हम पुरुषों की भी बात करें और उनसे बात करें तो शायद बहुत सारे अलग अलग रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं होती हैं और शायद वो जहां दायरे होते हैं कि झेप होती है, जहां बात ही नहीं कर पाती। एक भाई अपनी बहन को बाहर जाने से रोकता जरूर है, लेकिन उसके पीछे वो ठोस वजह नहीं दे पाता, और इस वजह से बहुत सारी ऐसी बातें जन्म ले जाती हैं जहां वो ये रोकने के पीछे सिर्फ मकसद उसकी सेफ्टी है, लेकिन वहां पे बात अधिकारों की आ जाती है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप लड़के लड़कियों के साथ मिलके और खुल के बात करती हैं, तो ये भी एक अच्छी पहल है और इससे भी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो शांत होती हैं और उससे बहुत मदद भी मिलती है। प्रज्ञा जी, आप भी इसी तरीके का प्रयास कर रही हैं, हर फील्ड में नारी है, राजनीति की बात करें, मीडिया की बात करें, टीवी इंडस्ट्री की बात करें, पुलिस की बात करें, लेकिन आपको लगता है कि वहां रहते हुए अगर हम अपने आसपास के माहौल को भी थोड़ा और ग्रो अप करने की कोशिश करें, एक छोटा प्रयास अगर सभी महिलाएं करें, तो पुरुषों के साथ भी जो अन्याय की बात पुरुष करते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है, उसे खत्म किया जा सकता है? आपके सवाल का जो पहला भाग है उससे मैं आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया, और दूसरा भाग के लिए भी मैं बात करूंगी। एक जो चीज़ बहुत देखने में आती है कि महिलाएं कहीं पहुंच जाती हैं तो उनका नज़रिया भी अन्य महिलाओं के लिए वैसा ही हो जाता है जैसा पुरुषों का है। वो चश्मा जो है वो पुरुषों का हो जाता है। मेरा ये कहना है कि हम जहाँ कहीं भी पहुँचें, जो अपने नारित्व को लेकर पहुंचे और नीचे जरूर देखें कि हमारे जैसे और कितनी है जिनका हाथ पकड़कर हम ऊपर ला सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, हम बाहर तो प्रवचन देकर आते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, घरेलू हिंसा। घर में अगर हमारे घर में काम करने वाली, हमारी मदद करने वाली अगर एक दिन ना आए तो अगले दिन वो आने के साथ ही पहले डांट से शुरू होती है। हम कभी पूछते नहीं कि ये तुम्हारे चेहरे पर निशान है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो समवेयर ये संवेदनशीलता महिलाओं में भी आना और पूरे परिवार में, सभी में आना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सिर्फ परिवार या सिर्फ शासन की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ जो हमारे आसपास जो दिखते हैं कि जिनका हम हाथ पकड़कर हम अपने साथ खींच सके, उनको हम सबको खींचना चाहिए। रही बात पुरुष वर्ग की, तो मैं एक उदाहरण के ही देना चाहूंगी। ऑफ कोर्स ऐसे तमाम, मैं अभी एक दौरे पर गई थी तो वहाँ पे महिला डेस्क पर, तो उन लोगों ने बताया मुझे, महिला डेस्क पर जो हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, कि यहाँ तो पुरुष भी आते हैं और अपनी बात रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज ऐसा है कि जहां हर महिला प्रताड़ित और हर पुरुष प्रताड़ित करने वाला है। ऐसा नहीं है, और ये भी हमें समझना बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल ये संभव है कि कहीं ना कहीं कुछ कुंठाएं हैं, कुछ बातें हैं, कुछ लड़कों में भी होती हैं, पुरुषों में भी होती हैं। तो इसलिए मैं शुरू से कहती हूँ कि हमारा फोकस परिवार पर होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। चलिए भावना, वक्त क्योंकि घटता जा रहा है, मैं चाहूंगी कि सारी बातचीत का निचोड़ आप जो कहना चाहें अपने शब्दों में। बिल्कुल, जैसे मैडम ने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट परिवार है और उसके संस्कार हैं, क्योंकि हम परिवार में जन्म लेते हैं और हमारे संस्कार भी वहीं से हमको मिलते हैं। तो मेरा बस यही लास्ट जो मेरे मतलब कहना चाहती हूँ कि परिवार अगर जो संस्कार हमारे बच्चों को देगा या जो हम उनको देना चाहते हैं इक्वलिटी के, जैसे कि लड़की और लड़के में ना अंतर करते हुए उनके जो रूल्स है कि घर में आना कितने बजे है, वो सेम उनके लिए वैसा रहेगा। और हमारे पेरेंट्स की जो इज्जत करना, जैसे न्यूक्लियर फैमिली की आपने बात कही थी कि फैमिली की रिस्पेक्ट करना या अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, वो मेल बच्ची और बच्चे के लिए दोनों इक्वल होती है। कई बार हमको ये भी सुनने में मिलता है कि लड़के ने ऐसा किया लेकिन लड़की साथ देती है। तो ये उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने ऐसा आपको भी देखा होगा। तो इसलिए ये चीजों को बदलना बहुत जरूरी है।
चलिए, बदलाव तो बहुत मेरा जरूरी बस है। यही कहना है और कि वो नारी बेचारी नहीं है, फैमिली लेकिन को किसी लेकर पर चले। भारी होने का यहाँ पर मकसद नहीं है, बात बराबरी की है और हो सकता है उससे भी आगे निकल जाने की हो। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जागरूकता के बाद आगे इस विषय पर नहीं बल्कि समानता और अधिकारों पर आगे जाकर बात करेंगे। महिला दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया।